हाँ देखिए, हमारा अगला टॉपिक है टॉर्क एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ एंटायर 11th फिजिक्स, ठीक है, जिसका यूज इवन हम लोग 12th क्लास में भी बहुत बड़े लेवल पर करेंगे। तो टॉर्क को समझना बहुत जरूरी है और अगर आप ध्यान से इसको नहीं समझिएगा तो समझना मुश्किल भी हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, सब कुछ आपको आसान लगेगा। सबसे पहली बात ये है कि जब भी हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो दो तरीके का होता है। बताइए, पहला मल्टीप्लिकेशन कौन सा होता है? डॉट प्रोडक्ट होता है, और नाम तो तुमने सुना ही होगा, पूरा वर्क पावर जो है वो डॉट के ऊपर ही था। दूसरा बताइए कौन सा होता है? उसको बोला जाता है क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट का एक और नाम है, इसको कहा जाता है स्केलर प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट का एक और नाम है, इसको बोला जाता है क्या? वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं ना। अब जैसे मान लीजिए कि अगर ये कोई वेक्टर ए है, ये कोई वेक्टर बी है, बीच का एंगल कितना है? तो अगर आपसे किसी ने कहा कि आप थोड़ा डॉट प्रोडक्ट करके बताइए, तो सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट को डिनोट कैसे किया जाता है? ए डॉट बी से, और यहां से आपको जो कुछ भी मिलेगा मिलता है वो एक स्केलर। आपको याद होगा कि वर्क का फॉर्मूला हुआ करता था एफ डॉट एस, याद है? तो फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन जब हम डॉट करा देते थे और जो हमको वर्क मिलता था वो कैसी क्वांटिटी होती थी? स्केलर होती थी। तो चूंकि डॉट प्रोडक्ट का आंसर एक स्केलर होता है, यानी उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसीलिए हम इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। रिजल्ट स्केलर है, इसीलिए स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। और बाबू आप बताइए, स्केलर है तो इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड ही ना होगा, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है ए बी कॉस थीटा, जिसमें ए इसका मैग्नीट्यूड हो गया, बी इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और थीटा दोनों के बीच का एंगल हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर आपसे किसी ने कहा कि थोड़ा आप ए क्रॉस बी करके बताइए, तो यहां से आपको जो कुछ भी मिलेगा वो मिलता है एक वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर हमेशा एक वेक्टर होता है, इसीलिए हम इसको प्यार से वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। एक्चुअली इसका ओरिजिनल नाम वेक्टर प्रोडक्ट ही है, प्यार से हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। बात मत करिए, एक्चुअली इसका नाम क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट ही है, प्यार से हम लोग इसको क्रॉस प्रोडक्ट। क्यों क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं? क्योंकि जब इसको डिनोट किया जाता है तो बीच में यहाँ क्रॉस नहीं आता है। चलिए, तो ये एक वेक्टर है, इसका मतलब हुआ इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। तो बाबू इसका मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा, ये तो बड़ा आसान है। डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होता है ए बी कॉस थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होगा ए बी साइन थीटा, लेकिन डायरेक्शन भी तो होता है। अब डायरेक्शन कैसे देखा जाए इसका? तो उसके लिए आपको इस्तेमाल करना होगा अपना दाहिना हाथ इस्तेमाल करना होगा। जो वेक्टर तुमको, एक मिनट इधर देखो, जो वेक्टर तुमको पहले दिख रहा है, अरे बोलो ना, उसकी तरफ आप दाहिने हाथ की इन 4 उंगलियों को करिएगा और ऐसा एल टाइप का बनना चाहिए। समझ रहे हो? तो चलिए, सबसे पहले कौन सा वेक्टर दिख रहा है? तो ए की तरफ इन 4 उंगलियों को करिए, और उसके बाद अब हम इसको बी की तरफ मोड़ने की कोशिश करेंगे। तो बी की तरफ मोड़ने की कोशिश करेंगे तो ऐसा ही ना मुड़ेगा। तो अंगूठा आपको बताएगा क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन। बताइए, अंगूठा कहाँ आ रहा है? बाहर की तरफ आ रहा है, तो डायरेक्शन हम लोग लिखेंगे किधर? आउटवर्ड। बाहर का मतलब क्या हो गया? आउटवर्ड हो गया। अरे बोलो। लेकिन अगर तुमसे किसी ने कहा कि नहीं, हमको ए क्रॉस बी नहीं चाहिए, हमको तो चाहिए बी क्रॉस ए चाहिए, तो जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो क्या करोगे? बी ए साइन थीटा लिखोगे। अरे ये ए क्रॉस बी था तो ए बी साइन थीटा लिखे थे, अब की बार तुम बी ए साइन थीटा लिखो, कोई फर्क पड़ता है क्या? तुम ए इंटू बी करो चाहे बी इंटू ए करो, बात तो बराबर ही ना है। 4 गुना 3 भी 12 होता है, 3 गुना 4 भी 12 होता है। तो काहे के लिए हम लोग इसको बी ए साइन थीटा लिखें? हम लोग अभी भी इसको ए बी साइन थीटा ही लिख दें, यानी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए क्रॉस बी करिए, बी क्रॉस ए करिए, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, जो कि होगा ए बी साइन थीटा। लेकिन फर्क पड़ेगा बाबू डायरेक्शन पे, और कैसे पड़ेगा समझिएगा। सबसे पहले अपने दाहिने हाथ की 4 उंगलियों को किसकी तरफ करना होता है? हाँ, जो पहले है उसकी तरफ करना होता है। आप बताइए पहले कौन है? बी है ना। तो 4 उंगलियों को देखिए बी की तरफ करिए, अब आप इसको ए की तरफ मोड़ने की कोशिश करिए। ए तो इधर ना है, तो क्या ये मुड़ेगा? मैंने मुड़ने का मतलब ऐसा मुट्ठी बन जाना चाहिए। अब जबरदस्ती नहीं सर, अगर बहुत जोर लगाया जाए तो सर मुड़िए जाएगा, ऐसा नहीं। मुट्ठी बन जाना चाहिए, आराम से मुड़ना चाहिए, है कि नहीं? जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो क्या ये मुड़ेगा? तो क्या किया जाए? मुड़ना तो है ही हमको, तो इन 4 उंगलियों को बाबू उधर ही रखना होगा आपको। क्या अब मुड़ जाएगा? ये मुड़ेगा? अरे बोलो ना। चलो तो थोड़ा सा और घुमा, देखो अभी भी 4 उंगलियां उसकी तरफ हैं,
अब तो मुड़ गया ना, बताइए अंगूठा कहाँ गया, अंदर गया ना। इसका मतलब हो जाएगा ए बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कहाँ हो जाएगा, इनवर्ड हो जाएगा। इज इट क्लियर, ये समझ में आया आपको? तो ये चीज देखिए हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है। एक और पेन देखें, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये है आपका ए, क्या है, और ये क्या है, तो अगर ए क्रॉस बी करिएगा तो ए को बी की तरफ मोड़िएगा, अंगूठा कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, बहुत बढ़िया। लेकिन जब आप बी क्रॉस ए करिएगा तो बी तो इधर ना है, अब इधर तो मुड़ नहीं रहा है, तो अपने हाथ को ऐसा करना होगा, तब ना हम बी को ए की तरफ मोड़ पाएंगे। अब अंगूठा कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो ए क्रॉस बी अगर ऊपर है तो बी क्रॉस ए नीचे। अगर मैंने कहा था ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम चीज नहीं है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ए क्रॉस बी अगर आसमान है तो बी क्रॉस ए क्या है, जमीन है, सही। हाँ, लेकिन ए डॉट बी और बी डॉट ए में कोई अंतर नहीं है। अरे बोलो, तुम बी डॉट ए भी लिखोगे तो यही ना लिखोगे बी ए कॉस थीटा, और तुम बी ए कॉस थीटा लिखो चाहे ए बी कॉस थीटा लिखो, कोई फर्क पड़ता है क्या? तो मिला जुला के दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए डॉट बी बिल्कुल बराबर होता है बी डॉट ए के, लेकिन हम ये बात क्रॉस प्रोडक्ट के लिए नहीं कह सकते हैं। हम बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी बराबर होता है बी क्रॉस ए के। और हम ऐसा क्यों नहीं कह सकते हैं? डायरेक्शन की वजह से। मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा, लेकिन डायरेक्शन भी तो मायने रखता है ना, इसीलिए हम लोग नहीं बोलेंगे। लेकिन क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बराबर होता है बी क्रॉस ए के मैग्नीट्यूड के? क्या ये बात कह सकते हैं? मैग्नीट्यूड में बराबर होगा, लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं होगा। और बाबू ये हो जाएगा आपका ए बी क्या, साइन थीटा। क्लियर है? बोलिए जल्दी। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर मान लीजिए कि आपको ए क्रॉस बी करने से एक तीसरा वेक्टर ही ना मिलेगा, ए क्रॉस बी करिएगा तो आपको क्या मिलेगा, एक तीसरा वेक्टर मिलेगा, और वो मिल गया मान लीजिए कुछ सी। अरे बोलो, ए क्रॉस बी करने से एक वेक्टर ही ना मिलेगा, तो मान लीजिए वो आपको कौन मिल गया, आपको सी मिल गया। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, सी जो होगा ना, सी, अरे बोलो, वो परपेंडिकुलर टू ए भी होगा, एंड सी जो होगा वो परपेंडिकुलर टू बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट से मिलने वाला आंसर दोनों इंडिविजुअल वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। कैसे, देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये है ए और ये है बी, और ए क्रॉस बी करिएगा तो अंगूठा कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ए क्रॉस बी करने से अंगूठा, हाँ, तो आपको नहीं लग रहा, एक और पेन दीजिए, आपको नहीं लग रहा कि ये वाला जो डायरेक्शन है ये इसके भी परपेंडिकुलर है, इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है? तो क्रॉस प्रोडक्ट से मिलने वाला वेक्टर दोनों इंडिविजुअल वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। आगे बढ़ें, चलिए बात करते हैं यूनिट वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट की। ठीक है, तो जैसे अगर मैंने तुमसे पूछा कि आई कैप क्रॉस आई, अच्छा इसमें अगर हम 3 केस देख ही लेते, क्या दिक्कत है? इसमें अगर हम लोग 3 केस देखें, जिसमें केस 1 जो है उसमें हम एंगल इज इक्वल टू कितना ले लेते हैं, इसका मतलब हुआ कि वेक्टर ए भी इधर ही है, वेक्टर बी भी, तो उस केस में बताओ ना ए क्रॉस बी। फिलहाल हम खाली मैग्नीट्यूड देखने जा रहे हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी, अरे ए बी कॉस लिखेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट देख रहे हैं हम लोग, कॉस लिखेंगे। हम लोग लिखेंगे बाबू ए बी साइन, और क्या फिर लिखेंगे 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? तो हाँ, तो सेम डायरेक्शन में अगर 2 वेक्टर्स हो तो याद रखिएगा, एकदम याद रखिएगा, कम से कम आज की क्लास भर के लिए, कि 2 वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन में, क्रॉस प्रोडक्ट कितना, 0 होगा। दूसरा केस जिसमें थीटा इज इक्वल टू अगर हम लोग 180 डिग्री ले लें, का मतलब हुआ वेक्टर ए इधर है और वेक्टर बी कहाँ है, इधर है। तो उस केस में अगर कोई तुमसे पूछेगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो तुम लिखोगे ए बी और साइन 180 डिग्री ना लिखोगे। और तुमको पता है साइन 0 0 होता है, तो साइन 180 भी, बात पता है? आमने सामने हालांकि आंसर्स नेगेटिव होती हैं, बोलिए, लेकिन 0 का नेगेटिव तो 0 ही ना होगा, तो मिला जुला के ये भी 0 हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि 2 वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो चाहे जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, दोनों केस में क्रॉस प्रोडक्ट कितना होगा। लेकिन एक तीसरा केस भी तो होता है, वो कौन सा वाला होता है? केस नंबर 3, जिसमें थीटा इज इक्वल टू हम कितना ले लेंगे, 90 डिग्री ले लेंगे,
उस केस में अगर ये ए है और ये क्या है बताइए, बीच का एंगल कितना हो गया। उस केस में अगर कोई पूछेगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बताओ, तो सुनो ना, जीरो तो नहीं ना होगा, वो होगा तुम्हारा ए बी साइन, और सबको पता है साइन 90 कितना होता है, तो जीरो तो नहीं है। लेकिन एक बात है, ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट होगा, क्योंकि साइन 90 साइन थीटा की सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती है। ज्यादा से ज्यादा क्रॉस प्रोडक्ट आपको मिलेगा तो आपको यही मिलेगा, यानी कि ये कहीं ना कहीं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट भी है। क्लियर है? हाँ ठीक है। तो यहां से हमको मिला ए क्रॉस बी का, अरे कौन बोल रहा है रे बीच में, कौन बोल रहा है? ए क्रॉस बी जो कि मैक्सिमम होगा वो कितना होगा बताइए, तो ए इंटू बी हो जाएगा। सही है, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे थोड़ा यूनिट वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट की। तो अगर मान लीजिए आई कैप क्रॉस क्या है, आई कैप अगर लिखा हुआ है तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाइए आराम से। तो फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी का, अरे ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी साइन थीटा और कुछ डायरेक्शन होता है। तो बाबू हमने पढ़ा है कि डायरेक्शन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं यूनिट वेक्टर का। अगर कोई चीज मान लीजिए एक्स एक्सिस की तरफ आ रहा है तो उसके लिए हम लोग यूज कर लेंगे आई कैप, ठीक है। वाई एक्सिस की तरफ आ रहा है तो जे कैप, ठीक है। तो अभी हमको नहीं पता है तो हम अपने से कुछ ऐसा एन कैप लिख दें, तो हम इसी फॉर्मूले का यूज करने जा रहे हैं, जिसमें बताइए ए क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड, बी क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड, और थीटा क्या होता है, इन दोनों के बीच का एंगल, और ये एन कैप क्या होगा, तो ये हाँ ये डायरेक्शन बताने के लिए यूज किया हुआ यूनिट वेक्टर हो जाएगा। चलिए फॉर्मूला लिखेंगे ए बी साइन थीटा। ए का मतलब हुआ इसका मैग्नीट्यूड, बताइए इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा, आई होगा, यूनिट वेक्टर ना है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। तो हम लोग लिखेंगे देखिए 1, इसका भी मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, और आई कैप का डायरेक्शन किधर होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वेरी गुड। तो ये भी एक्स एक्सिस की तरफ है और ये भी, अरे तो दोनों जब एक्स एक्सिस की तरफ है तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, तो हम लोग लिखेंगे साइन और कहाँ, सॉरी कितना, 0 डिग्री। चलिए अभी देखेंगे हम लोग डायरेक्शन किधर होगा। तो एक काम करो ना यार, भाड़ में गया डायरेक्शन, कुछ लिखो अपने से तुम एन कैप, क्योंकि तुमको दिख गया कि साइन 0 डिग्री कितना होता है। तो अब जब मैग्नीट्यूड ही नहीं है तो डायरेक्शन का ही हम लोग देखेंगे। तो मिला जुला के हमको पता चला कि आई कैप क्रॉस आई कैप कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। और ये चीज तो मैंने तुमसे कहा था कि याद ही रख लेना कि दो वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन में हो चाहे अपोजिट डायरेक्शन में हो, उनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है, 0 होता है। तो सिमिलरली बता सकते हैं क्या आपकी जे क्रॉस जे कैप कितना होगा, जे कैप वो यूनिट वेक्टर होता है जो वाई एक्सिस की तरफ होता है, तो ये भी 0 हो जाएगा। बताइए के कैप क्रॉस के कैप कितना होगा, वो भी 0 हो जाएगा, रहा कि नहीं, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए एक आई कैप है और दूसरा मान लीजिए जे कैप है, आई कैप है और जे कैप है, फॉर्मूला तो हम लोग यही वाला ना लगाएंगे। तो बताइए ना, ए बी साइन थीटा अगर हम लगाएंगे तो ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, और होने को ये भी तो यूनिट वेक्टर ही ना है, डायरेक्शन भले वाई एक्सिस की तरफ है लेकिन मैग्नीट्यूड तो दोनों का 1 1 है। तो ए बी साइन, और बताइए ये एक्स एक्सिस की तरफ और ये वाई एक्सिस की तरफ, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, तो हम लोग लिखेंगे 90 डिग्री। हाँ अब डायरेक्शन हमको देखना होगा, क्योंकि मुझको पता है कि इसका आंसर 0 तो आने वाला नहीं है, कुछ ना कुछ आंसर आएगा। तो अब हम लोग थोड़ा सा डायरेक्शन भी देखेंगे। तो थोड़ा सा फिर से पेन दीजिए आप मुझको, ये देखिएगा, मैं अगर इसको मान रहा हूं एक्स एक्सिस, इसको क्या मान रहा हूं वाई एक्सिस, और इसको मान रहा हूं अगर मैं ये जो आपकी तरफ है उसको मैं मान रहा हूं जेड एक्सिस ना, तो हमको करना है आई कैप क्रॉस जे कैप। तो आई कैप का मतलब हुआ एक्स एक्सिस की तरफ, अरे बोलो, और जे कैप का मतलब क्या हुआ, हाँ तो मतलब 4 उंगलियां होनी चाहिए एक्स की तरफ, अब मोड़ना है उसको वाई की तरफ, तो अगर मोड़ोगे तो अंगूठा कहाँ जा रहा है, तो बाहर का मतलब क्या हुआ, हाँ ये तो जेड एक्सिस ना है, ये अगर एक्स है ये वाई है तो ये कौन है, ये आपका जेड है, ठीक है। तो जेड एक्सिस की तरफ जा रहा है। और बताइए जेड एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर हम लोग यूज करते हैं वो कौन सा होता है, के कैप होता है। ये 1, ये भी 1 और ये भी कितना 1 हो जाएगा, तो 1 1 तो 1 ही ना होगा,
और के कैप से मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ तुमको के कैप मिलेगा, का मतलब हुआ आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू होता है। तो ये बात याद रखिएगा, दो डिफरेंट टाइप के अगर यूनिट वेक्टर्स मिल जाएं आई कैप जे कैप और के कैप में, हमेशा रिजल्ट जो होगा वो तीसरा वाला होता है। यानी आई कैप क्रॉस जे कैप का कितना होगा, के कैप। तो आप बता सकते हैं क्या कि जे कैप क्रॉस के कैप का कितना होगा, तो आई कैप हो जाएगा, तीसरा वाला होगा। और देखो कॉन्सेप्ट भी है कि हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट से मिलने वाला आंसर बाकी दोनों इंडिविजुअल वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। तो ये है एक्स की तरफ, ये है वाई की तरफ। तो बताओ वो कौन है जो एक्स और वाई दोनों से परपेंडिकुलर होता है, वो जेड है, इसीलिए जेड आया है। बोलिए, बढ़िया है। अब देखिए, अगर मान लीजिए किसी ने पूछा कि के कैप क्रॉस आई कैप कितना होगा, हाँ तो जो तीसरा वाला है वो होगा, तो ये हो जाएगा आपका जे कैप। तो चलिए यहाँ तो आप बच गए हैं, जानबूझ के मैंने इसी टाइप का सिचुएशन दिया था कि आप अगर खाली आई कैप और जे कैप भी बोल रहे हैं तो आप बच जा रहे हैं। लेकिन रुकिए एक मिनट, अगर मैंने कर दिया जे कैप क्रॉस आई कैप, मैंने तो बाबू इसको पलट दिया, आई कैप क्रॉस जे कैप ना करके जे कैप क्रॉस आई कैप कर दिया, ये कर दिया मैंने, तो उस केस में क्या होगा। तो एक काम करते हैं ना, हम लोग थोड़ा सा फॉर्मूला अप्लाई कर लें। चलो बताओ, सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, बोलो 1 होगा। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, और साइन तो बाबू 90 डिग्री ही होगा, क्योंकि ये y है और ये x है। x और y के बीच का एंगल कितना होता है। लेकिन जब डायरेक्शन की बात आएगी, अब सुनिएगा ध्यान से, ये आपका x और z हो गया और ये हो गया आपका y, ऐसा ही ना है, y है, x है और ये z है। आपको करना है जे कैप क्रॉस आई कैप। यू नो जे कैप का मतलब हुआ y एक्सिस की तरह, तो 4 उंगलियां आप कहाँ होनी चाहिए, y एक्सिस की तरफ। 4 उंगलियां कहाँ होनी चाहिए, जे कैप का मतलब किधर हुआ, y एक्सिस की तरफ हुआ, और इसको आपको मोड़ना है x की तरह, तो x इधर ही ना है, अरे बोलो ना। हाँ ठीक है, यहाँ से ना करके अगर हम यहाँ से करें तो और ज्यादा इस तरीके से, मान लीजिए ये y हो गया और ये x हो गया। अगर आप इसको मोड़िएगा, अंगूठा कहाँ जा रहा है, अब की बार अंदर जा रहा है। अंदर जाने का मतलब हुआ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस है। और नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर हम यूज करते हैं वो कौन सा होता है, वो तो माइनस के कैप ना होगा। तो मिला जुला के जे कैप क्रॉस आई कैप जो होगा वो हो जाएगा आपका माइनस के कैप। क्लियर है, बोलो ना। हाँ तो अभी कैसे पता चलेगा कि तीसरा वाला होगा लेकिन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। अब जैसे आई कैप क्रॉस जे कैप है तो के कैप आया है, लेकिन जे कैप क्रॉस आई कैप है तो माइनस के कैप, कैसे पता चलेगा। के कैप तो आएगा बाबू, के कैप तो आएगा, लेकिन कैसे पता चलेगा कि प्लस में के कैप ले कि माइनस में के कैप ले। तो क्या हमको ये पूरा लिस्ट बैठ के याद करना पड़ेगा। तो इसका जवाब है ना, और बहुत सिंपल सा इसका सोल्यूशन है कि अगर आई कैप है तो आई कैप के बाद किसको आना चाहिए, जे कैप के बाद किसको आना चाहिए, और के कैप के बाद वापस आ जाएगा आई कैप। अगर सीक्वेंस में जाए तो 3 ही चीजें ना है, आई के बाद जे के बाद के और के बाद। अगर सीक्वेंस में क्वेश्चन दिया हुआ है आंसर पॉजिटिव में होगा, और अगर सीक्वेंस गड़बड़ है तो आंसर नेगेटिव होगा। जैसे आप बताइए, अपने से कुछ भी हम लोग ले लेते हैं, जे कैप क्रॉस के कैप ले लेते हैं, ठीक है। अरे बोलो, तो बताओ जे के बाद किसको आना चाहिए था, के को आना चाहिए। जे के बाद के ही ना आता है, आया भी है, जे के बाद के ही आया है, तो आंसर तीसरा वाला तो होगा, आई कैप तो होगा लेकिन प्लस में होगा। और हालांकि प्लस लिखने की जरूरत, लेकिन अगर यही दे देता हमको कुछ ऐसा के कैप क्रॉस जे कैप दे देता, तो के के बाद हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है, किसको आना चाहिए, के बाद तो वापस आई ना आ जाना चाहिए, लेकिन के बाद आया कौन है, जे आया है। बोलिए, तो इसका मतलब है कुछ तो गड़बड़ है, और गड़बड़ है तो हम लोग हाँ नेगेटिव लगा देंगे और हो जाएगा आपका माइनस आई कैप। तो ये आपका माइनस आई कैप हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब सुनिएगा, अगर मान लीजिए कभी ऐसा दिया हुआ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस कितना 4k कैप, और वेक्टर बी इज इक्वल टू, अच्छा एक चीज मैं आपको देखिए और बताता हूँ, यहाँ शुरू में ही मैं बता देता हूँ। ए क्रॉस बी जो हम लोगों ने देखा था, ए क्रॉस बी जो हम लोगों ने देखा था ऊपर आया था, बी क्रॉस ए कहाँ आया था, मैग्नीट्यूड सेम था। दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट हो, वो दोनों एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स होते हैं। जा एक मिनट याद दिलाता हूं, सुनो। अगर मान लो कि ये कोई वेक्टर है ए, अब जस्ट इसको पकड़ के पलट दोगे, अरे पकड़ के पलट दोगे तो ये माइनस ऑफ ए नहीं हो जाता है। अगर इस वेक्टर को हम बी बोलें, क्या बोलें,
तो बी किसके बराबर होगा? माइनस ऑफ ए के बराबर होगा। तो अगर डायरेक्शन जस्ट उल्टा है, दिख नहीं रहा है लेकिन मान लेना कि उल्टा है, हाँ, और मैग्नीट्यूड अगर एकदम सेम है, ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स होते हैं। तो एक बात देखिए हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, कहाँ भाग गए, हाँ, एक बात हम लोग कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर तो नहीं है, लेकिन बाबू कहीं ना कहीं ए क्रॉस बी माइनस ऑफ बी क्रॉस ए होगा। समझ रहे हो? बी क्रॉस ए को ही उल्टा कर दोगे तो ए क्रॉस बी बन जाएगा, ए क्रॉस बी को ही उल्टा कर दोगे तो बी क्रॉस ए बन जाएगा। दोनों एक दूसरे का नेगेटिव वेक्टर होता है। बोलो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, मैंने कहा कि आपके पास एक वेक्टर है ए जो कि इतना दिया हुआ है, दूसरा वेक्टर है बी जो कि दिया हुआ है माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस क्या 3k कैप, ऐसा करके दिया हुआ है। बोलो, और तुमसे बोला गया कि निकालो तुम ए क्रॉस बी और फिर निकालो बी क्रॉस ए। सुन रहे हो? तो देखो चलो दोनों तरीके से कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। ट्रेडिशनल तरीका तो ये है कि सबसे पहले जो पहला है कौन है, अरे मैंने पहला कौन सा है? वेक्टर ए ना है, तो वेक्टर ए का वेक्टर ए के इस कंपोनेंट को पकड़िए और इसके तीनों के साथ क्रॉस करा दीजिए, फिर आप इसको पकड़िए, तीनों के साथ क्रॉस करा दीजिए, फिर आप इसको पकड़ के तीनों के साथ क्रॉस करा दीजिए। तो एक काम करते हैं, देख ही लेते हैं कैसे होगा ये। तो इसका क्रॉस इसके साथ जब आप कराइएगा तो सुनिएगा, न्यूमेरिकल वैल्यूज को सीधे सीधे मल्टीप्लाई करिएगा। बताइए इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है, थोड़ा पार्टिसिपेट करिएगा। हाँ 2 है, और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू तो ये हो जाएगा -2। हाँ बताइए आई कैप क्रॉस आई कैप कितना होता है? आई कैप क्रॉस आई कैप होता है 0 ना होता है। सिमिलर टाइप के यूनिट वेक्टर्स, तो आंसर कितना होगा? हाँ तो 0 हो जाएगा ऐसा, ठीक है। चलिए अभी इसका इसके साथ क्रॉस कराएं। मैंने क्या कहा, न्यूमेरिकल वैल्यूज को आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई करिएगा। 2 दूनी कितना होता है? 4 होता है। आई कैप क्रॉस जे कैप कितना होगा? आई के बाद किसका एक्सपेक्टेशन है, कौन आना चाहिए? जे आना चाहिए, और देखिए जे आया भी है तो हमारा आंसर हो जाएगा प्लस में तीसरे टाइप का, और आई और जे है तो हो जाएगा के कैप। चलिए इसका इसके साथ कराया जाए तो बताइए 3 दूना कितना? 6 हो जाएगा। बोलो, चलो उसके बाद आई कैप के बाद के कैप ना आ रहा है, आपका एक्सपेक्टेशन है आई कैप के बाद जे कैप का, आया है के कैप, कुछ गड़बड़ है तो माइनस में और तीसरा वाला, हाँ तो आई और के है तो तीसरा वाला तो जे ही ना होगा। चलो अब यही काम हम इसके साथ करेंगे, इसको पकड़ के तीनों के साथ कराएंगे, फिर इसको पकड़ के तीनों के साथ कराएंगे, है कि नहीं? चलिए जल्दी जल्दी करते हैं। बताइए -3 इंटू -1 कितना? तो वो तो +3 ही रहेगा। जे के बाद आपका एक्सपेक्टेशन क्या आई का था? जे के बाद किसको आना चाहिए? क्या आना चाहिए? लेकिन देखिए जे के बाद किसको ला रहे हैं आप? आई को ला रहे हैं, कुछ गड़बड़ है तो आंसर माइनस में और तीसरे टाइप का हो जाएगा। जे और आई ना तो के हो जाएगा, तो आप माइनस के कैप कर लीजिए। इसका इसके साथ बताइए, तो पहले तो न्यूमेरिकल वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो -6 हो जाएगा, लेकिन जे कैप क्रॉस जे कैप कितना होगा? सिमिलर टाइप का है तो 0 हो जाएगा। इसमें हमको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। प्लस करिए और इसका इसके साथ कराइए। बताइए -9 ना होगा? न्यूमेरिकल वैल्यू तो -9 ना होगा, और जे के बाद बिल्कुल हमारा एक्सपेक्टेशन के का ही है, आई जे के। तो आप यहाँ पर जो भी लिखिएगा पॉजिटिव में लिखिएगा, एक्सपेक्टेशन पे खरा उतर रहा है ना ये, तो आंसर प्लस में जाएगा और तीसरे टाइप का जाएगा तो आई सॉरी जे और के का क्या होगा? आई हो जाएगा, तो प्लस में आई कैप हो जाएगा। चलिए अब इसको पकड़ के फिर तीनों के साथ कराया जाए। मतलब मिला जुला के ये डॉट प्रोडक्ट के इतना आसान प्रोडक्ट नहीं है। डॉट प्रोडक्ट में आपको याद है क्या करते थे हम लोग? इन दोनों के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो, फिर इन दोनों करो, इन दोनों करो, आंसर आ जाता था। वो मुंह जबानी हो जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा हाँ मेहनत करना पड़ेगा आपको। चलिए फिर इसका इन तीनों के साथ कराइए। तो बताइए 4 इंटू -1 कितना होगा? -4 हो जाएगा। और के कैप क्रॉस आई कैप कितना होगा? तो एकदम हमारा एक्सपेक्टेशन यही है कि के के बाद किसको आना चाहिए? आई को आना चाहिए। आई जे के के बाद फिर आई, और देखिए के के बाद आई ही आई, हाँ तो हम लोग आंसर जो है वो पॉजिटिव में लिखेंगे और तीसरा लिखेंगे, तो आंसर हो जाएगा आपका जे कैप। चलिए इसका इसके साथ कराइए। 4 दूना कितना? 8 होता है, तो प्लस हो जाएगा 8 के कैप क्रॉस जे कैप। के के बाद एक्सपेक्टेशन आई का था, इधर जे आ रहा है तो कुछ गड़बड़ है तो लगाएंगे माइनस, और तीसरे टाइप का मतलब क्या हुआ? आई कैप हो जाएगा।
अब प्लस, बताओ ना 4 तिया कितना 12, और यार के कैप क्रॉस के कैप तो आपका 0 हो जाएगा। अब इतना करने के बाद अभी और करना है, बताइए क्या करें। अब जितना आई कैप है सबको एक साथ जोड़िए, जे कैप को एक साथ जोड़िए, के कैप को एक साथ जोड़िए। चलिए ढूंढिए आई कैप कहाँ है, यहाँ है -6 आई कैप। चलिए और बताइए -9 आई कैप, मिला जुला के कितना माइनस, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? ओ माय गॉड, सॉरी सॉरी, देख रहे हो जे कैप है, जे कैप है ये, तो ये हो गया आपका देखो यार ऐसा मत करो, ऐसा तुम लोग मत किया करो, समझे। ये एक आई की शक्ल में छुपा हुआ जे था, ये इसको छोड़ो। तो इसमें आई नहीं है, इसमें आई है ना बाबू, यहाँ है और यहाँ है, तो कोई बात नहीं है। -9 और -8 कितना होगा माइनस, तो -17 आई कैप हो जाएगा। अभी जे कैप ढूंढा जाए तो ये देखिए -6 जे कैप, इसमें जे कैप नहीं है लेकिन यहाँ है, सब खाली माइनस है, माया है क्या। माइनस कितना 10 जे कैप हो जाएगा, और के कैप ढूंढ के बताइए 4 के कैप, और कहाँ है, यहाँ है -3 के कैप, मिला जुला के प्लस में के कैप हो जाएगा। तो ये हो गया आपका ए क्रॉस क्या। अब मान लो किसी ने कह दिया कि ना हमको तो बी क्रॉस ए चाहिए, तो बी क्रॉस ए चाहिए, तो पता है ट्रेडिशनल मेथड क्या होगा। ट्रेडिशनल मेथड ये होगा कि अभी इसको पकड़ेंगे, अभी आई कैप का क्रॉस इन तीनों के साथ कराएंगे। ए रुकिए ना, गलत बता रहा हूँ क्या मैं? नहीं सर बोल रहा है, गजब कर रहा है। तो मैं एकदम कसम खा के बोल रहा हूँ, सही बता रहा हूँ। जब बी क्रॉस से पूछेगा ना तो ट्रेडिशनल मेथड तो ये है। अच्छा तुम बताओ, तुम नहीं सर बीच में बोल दिया, तुम ये बताओ, अगर शुरू में ही पूछा गया होता बी क्रॉस ए बताने का तो क्या करते? पहले तुम ए क्रॉस बी निकाल के और तब कुछ करते, तब यही करते, इसको पकड़ के इन तीनों के साथ, फिर इसको पकड़ के तीनों, इसको पकड़ के तीनों के साथ। अभी जो तुम दोनों बोला ना उसमें कोई तोता वाला कहानी याद आ गया मुझको। हमको लग रहा है इसमें और लोगों को भी याद आ गया ना। हाँ नहीं नहीं, एक्चुअली सुनाने वाला कहानी नहीं है वो। उसमें है एक तोता था जो बहुत गाली दिया करता था। खैर छोड़ो, ये आप ठीक है, सुन लो, इधर देखो। अरे उसमें छोड़ो, रहने दो। तो हम इसको पकड़ के इन तीनों के साथ, फिर इसको पकड़ के इन तीनों के कराएंगे, आंसर मिलेगा। लेकिन सुनिए, अगर आपने पहले से ए क्रॉस बी निकाल लिया है, हो गया ना, इधर देखो, पहले से अगर तुमने ए क्रॉस बी निकाल लिया है तो तुमको ये सब फिर दोबारा करने की जरूरत। हम ये बात जानते हैं कि बी क्रॉस ए जो होता है वो एक्चुअली माइनस ऑफ ए क्रॉस बी होता है, ये होता है ना। तो जो आंसर आया है ना, बस उसी में तुम क्या लगा देना, माइनस लगा देना। यानी मिला जुला के देखा जाए ना बाबू, तो आपका जो बी क्रॉस ए होगा, क्या होगा बोलो, बी क्रॉस ए, इसी में माइनस लगा दो। माइनस लगा दोगे तो -17 आई कैप बन जाएगा, 17 आई कैप, -10 जे कैप बन जाएगा, 10 जे कैप, और प्लस के ऐसा हो जाएगा। ये तुमको समझ में आया? लेकिन सुनिए एक मिनट, हम लोग देखो, सुनो सुनो, हम लोग ना ऐसे नहीं करेंगे। आपको नहीं लग रहा बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है ये? हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। इसके लिए मैं एक दूसरा मेथड बताता हूं, और वो दूसरा मेथड एक्चुअली मैथ के कॉन्सेप्ट से लिया जाएगा, जो कि बायोलॉजी वाले लोग तो खैर नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि ये 10th क्लास का नहीं है, ये 11th क्लास में आके आपको पढ़ना होता है। अच्छा वो भी 12th में पढ़ना है। हाँ, तो मैथ्स वाले लोग भी अभी तक शायद मैथ्स में नहीं पढ़े होंगे, लेकिन क्या है कि मैं आपको बताता हूं, ठीक है। कॉन्सेप्ट का नाम है डिटर्मिनेंट। क्या नाम है? बात तेरे की। DETERMINANT, क्या नाम है बताइए? डिटर्मिनेंट इसका नाम है। और सुनो, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ लो, क्रॉस प्रोडक्ट में यूज आता है।
इसमें क्या ना कि कुछ नंबर्स लिखी जाएंगी रोज में और कॉलम्स में। तो जैसे कोई नंबर ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, -3 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, ऐसा ले लेते हैं। अब 2 लाइन खींचा रहेगा इस टाइप से, तो इसको हम लोग बोलते हैं 2/2 का डिटर्मिनेंट। 2/2 का मतलब हुआ नंबर ऑफ रो कितना है, 2 है, नंबर ऑफ कॉलम भी कितना है, ऐसा 3/3 भी होता है, 4/4 भी होता है। तो अभी फिलहाल 2/2 को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपल है बहुत, सुनो। सबसे पहला नंबर तुमको कौन सा दिख रहा है? हाँ, तो समझ लेना कि ऑपरेशन यही से शुरू होगा, जो भी होगा यही से शुरू होगा। डायगोनली मल्टीप्लाई करिए, कितना? तो कितना? 4 होगा ना। आप लिखिए 4 और फिर माइनस का साइन दीजिए और फिर जो बचा हुआ है उस डायगोनल को मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा क्या? होगा तो -6 ना। वो अलग बात है कि इस माइनस के साथ मिलके वो +6 हो जाएगा और मिला जुला के आंसर कितना है, ये तुमको समझ में आया? लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट में यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट में 2/2 का डिटर्मिनेंट काम नहीं आता है, उसमें काम आता है 3/3 का डिटर्मिनेंट। रुकिए, क्या काम आता है बोलिए? हाँ, क्या काम आता है बोलिए? 3/3 का डिटर्मिनेंट काम आता है। तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? बहुत सिंपल है। जैसे मान लीजिए कोई एक नंबर बताइए, 1 बताइए, 2 बताइए, 3 और बोलिए -1 और बोलो चुप, 3 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, चलो कोई बात नहीं है, 5 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं और 2 ले लेते हैं, ऐसा ले लिया हमने। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, सुनो। अभी क्या है, सबसे पहला नंबर तुमको कौन सा दिख रहा है? हाँ, तुमको 1 दिख रहा है, तो क्या करने का है कि 1 लिख देने का है। और उसके बाद ये जिस रो और जिस कॉलम में है आप उसको गायब कर दीजिए। तो इस रो और इस कॉलम में है, और जो बच गया ना उसका डिटर्मिनेंट ले लीजिए। तो डिटर्मिनेंट लेके यहाँ अलग से मत लिखिए, डायरेक्ट आप डिटर्मिनेंट यहीं पे लेके लिख लीजिए। तो जब आप इसका चलो छोड़ो, मैं लिख ही देता हूँ। बताओ, डिटर्मिनेंट लोगे तो क्या होगा? 3 1 और 4 2 होगा ना बाबू। अब सुनो सुनो सुनो, अभी क्या है कि तुमको मन करे तो इधर भी जा सकते हो, मन करे तो इधर भी जा सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे ही चलते हैं। हम लोग एक ट्रेंड फॉलो करते हैं और हम लोग ऐसे चलते हैं। तो जब इसको आपने लिखा है ना यहाँ पे, तो इसको लिखना होता है प्लस साइन के साथ, इसको लिखना होता है माइनस साइन के साथ। मतलब तुमको अब इसको लिखना होगा -2। 1 मिनट सुनो, अगर ये पहले से -2 होता ना तो क्या -2 लिख देते हैं? ना ना ना, माइनस ऑफ -2 लिखते हैं। मतलब यहाँ पर जो है वो छपाएगा और हम अपने से कोई साइन नहीं लगाएंगे, मतलब वो अपने से तो हम पॉजिटिव ही उसको रहने देंगे, लेकिन यहाँ पर जो है उसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं? माइनस। फिर यहाँ पर जो है उसके साथ प्लस साइन, फिर उसके बाद अगर होता तो ऐसा प्लस माइनस का ऑल्टरनेट चलता रहता है। ठीक है, तो अब ये जिस रो और जिस कॉलम में है आप उसको गायब कर दीजिए। तो अगर आपने गायब कर दिया तो क्या मिला? -1 1, अब 5 और 2 मिला, तो आप इसका डिटर्मिनेंट ले लीजिए, -1 1 5 और क्या 2। अब चलिए इसको बताइए प्लस साइन के साथ कि माइनस साइन के साथ? प्लस साइन के साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका +3। और बताइए ये और ये गायब हो गया, तो इसी का ना डिटर्मिनेंट लेना होगा। तो -1 3 5 और कितना 4, ऐसा हो जाएगा। सही है। चलो अब इसको सॉल्व करना तो खैर आसान है। बताइए क्या करें? 1 को तो रहने दिया जाए, 3 दूना कितना, अब माइनस का साइन न दिया जाता है, और फिर 4 × 1 करोगे तो 4 मिलेगा, फिर -2 है ना। और ये बताओ कितना, -2 और माइनस का साइन दोगे और फिर इसको लिखते हो तो कितना हो जाएगा? और फिर क्या +3, बताओ क्या करें? -4 और ये क्या, ठीक है हाँ, -4, माइनस का साइन दोगे और फिर इस डायगोनल को मल्टीप्लाई करोगे, कितना मिला? कितना? तो 15 मिला, तो आप उसको लिख दीजिए और फिर आप इसको सॉल्व कर लीजिए, व्हाटएवर जो भी आंसर आ जाए। अरे हो जाएगा ना, सॉल्व कर लीजिएगा। और कोई है क्या जिसने सॉल्व कर लिया है? -16 62 -62 आ रहा है। चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूं,
ये -62 आ जाएगा, ठीक है, बोलिए, लीजिए, -62 आ जाएगा। अब क्या है कि कैसे हम लोग इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे इसकी वैल्यू निकालने के लिए, ए क्रॉस बी की वैल्यू निकालने के लिए ना। तो याद रखिएगा, ए है आपका 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। बताइए ए कितना था? 2i कैप माइनस और प्लस कितना 4k कैप, और बी कितना था? बी कितना था? -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, -i कैप प्लस और प्लस 3k, इतना ही ना था। सुनो, क्रॉस प्रोडक्ट अगर आपको करना है, ए क्रॉस बी अगर आपको करना है ना, तो पहले तो डिटर्मिनेंट ले लीजिए। सबसे ऊपर वाले रो में आई कैप, जे कैप और के कैप लिख लीजिए। माइनस कितना बाबू, क्या बोल रहे हो? -41 ही ना आ रहा है। चलो ठीक है, अगर हमसे ए क्रॉस बी पूछा जा रहा है, अगर हमसे क्या पूछा जा रहा है? ए क्रॉस बी, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहले वाले रो में लिखेंगे अपने से आई कैप, जे कैप और के कैप लिख देंगे। सेकंड रो में जो पहला वाला है कौन है? ए है, इसके आई कैप, जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट्स को लिख देंगे। आई का, ए के आई कैप का कोफिशिएंट कितना है? ये तुमको समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? जे कैप का कोफिशिएंट कितना है? -3, और के कैप का कोफिशिएंट कितना है? 4 है। ऐसा करेंगे, ठीक है। उसके बाद बताइए बी में, बताइए आई कैप का कोफिशिएंट कितना है? -1, इसका कितना है? 2, और इसका कितना है? 3 हो जाएगा। अब बस हम इसको सॉल्व करेंगे, हमको आंसर मिलेगा। बताओ सबसे पहले क्या लिखा जाए? आई। उसके बाद ये जिस कॉलम और जिस रो का हिस्सा है उसको गायब किया जाए। अरे बोलो, और हम अब बिना मतलब का ये वाला लाइन नहीं बढ़ा रहे हैं। आप मन गायब करिए और इसका डिटर्मिनेंट डायरेक्ट आप नहीं लिख सकते हैं क्या? इन दोनों को ना मल्टीप्लाई करिएगा, बोलिए ना, तो कितना हो जाएगा? -9, और फिर माइनस का साइन देके इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा, कितना होगा? 8 हो जाएगा। बोलो, अब तुम बताओ जे कैप को कैसे लिखा जाए? आई कैप का तो हो गया ना, अभी जे कैप का लिखना है, तो जे कैप को कैसे लिखा जाए? माइनस जे कैप लिखा जाए। एक को पॉजिटिव साइन के साथ लिखा जाता है तो दूसरे को, तो ये हो जाएगा आपका माइनस जे कैप। वेरी गुड। अब तुम बताओ कि ये जिस रो और जिस कॉलम का हिस्सा है गायब किया जाए तो बच क्या रहा है? ध्यान से देखना, 2, 4, -1 और 3 ना बच रहा है। अरे ये गायब है, तो पहले इसको ना मल्टीप्लाई करते हैं। तो बताइए 3 दूना कितना? 6 हो जाएगा, और माइनस का साइन दीजिए, और ये कितना हो जाएगा? -4। तो बाबू ये हो जाएगा आपका -4। तो मिला जुला आंसर जो भी होगा बाद में हम लोग देख लेंगे। चलिए इसको बताइए कैसे लिखा जाए? प्लस साइन के साथ लिखा जाए। अब ये जिस रो जिस कॉलम का हिस्सा है गायब करिए, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा। ये और ये गायब ना है, ये क्या है? गायब। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। माइनस का साइन दीजिए, हाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो प्लस ना 3 होगा, तो ये हो जाएगा आपका +3। चलो सॉल्व करो और बताओ कितना आ रहा है? -17 आई कैप, बोलो, -10 जे कैप, और प्लस कितना? तो हाँ, तो प्लस के कैप। और अगर हम लोग कंपेयर करके देखें कि पिछली बार क्या आंसर आया था, तो पिछली बार तो यही ना आया था, -17 आई कैप, -10 जे कैप और के कैप, -17 आई कैप, -10 जे कैप और के कैप। ऑब्वियसली आपको यही मेथड आसान लगना चाहिए। अगर तीनों यूनिट वेक्टर दिया हुआ है तो कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ आई कैप जे कैप, आई कैप जे कैप दे देगा, बोलेगा वेक्टर ए जो है 3i कैप + 2j कैप है, और वेक्टर बी जो है वो 2i कैप -3, ऐसा करके दे देगा। उस केस में पहला मेथड ज्यादा आसान होगा। अगर सिर्फ दो यूनिट वेक्टर्स दिए रहे, चाहे किसी एक का एक दिया रहे और उसका दूसरे के साथ कराना, और उसमें भले 2 को 3 को रहे। अरे बोलो ना, जैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि वेक्टर ए अगर दिया रहे 3i कैप प्लस कितना 2j कैप, वेक्टर बी दिया रहे -2j कैप -4j कैप, ऐसा दिया रहे। अब सॉरी, आई कैप ले लो, आई कैप और ऐसा कुछ जे कैप ले लो, तीसरा वाला है ही नहीं।
तो पहला ही मेथड ज्यादा आसान होगा, सही है। तब डिटर्मिनेंट लीजिएगा तो बिना मतलब का लेंदी हो जाएगा, थैंक यू, क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें भी 3 रहे और इसमें भी 3 रहे तो उस केस में डिटर्मिनेंट वाला मेथड ज्यादा आसान आपको लगना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये सारी बातें थी जो जाननी जरूरी थी अगले टॉपिक में जाने से पहले। तो क्या हम लोग टॉर्क में एंटर करें? आप लोग सीरियस हैं? चलिए ठीक है। क्या हुआ? नहीं नहीं, लंच का क्या है यार, अभी तो अब छुट्टी ही हो जाएगा ना थोड़ी देर में। सुनिए ना, सुनिए, जो रोल ट्रांसलेशनल मोशन में मास प्ले करता है वही रोल रोटेशनल मोशन में, नहीं बोला सब किसी ने, जो रोल ट्रांसलेशनल मोशन में मास प्ले करता है वही रोल रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले करता है। तो एक टर्म होता है एनालॉगस। क्या होता है? एनालॉगस का मतलब होता है सिमिलर। तो अगर मैं थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में पूछूं कि बताओ रोटेशन में ना मास का एनालॉगस कौन है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। माने जो ट्रांसलेशन में मास हुआ करता था उसके सिमिलर रोटेशन में कौन आता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है। ठीक उसी तरीके से जो रोल ट्रांसलेशनल मोशन में फोर्स प्ले करता है, और आप जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कोई चीज अगर रेस्ट में है उसका ट्रांसलेशनल मोशन कराना है, इसको उठा के यहाँ से वहां लेके जाना है, तुमको क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। बाबू एकदम कान खोल के सुन लेना, जो रोल ट्रांसलेशनल मोशन में, देखो देखो बोल ही नहीं रहा है सब, फोर्स प्ले करता है, वही रोल रोटेशनल मोशन में टॉर्क करता है। समझ में आई बात? तो आप जानते हैं कि जितना इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशनल मोशन में फोर्स हुआ करता था उतना ही इंपॉर्टेंट रोटेशनल मोशन में टॉर्क रहेगा। तो चीज लिखा हुआ है कि टॉर्क इन रोटेशन, रोटेशन में जो टॉर्क होता है वो एनालॉगस होता है। एनालॉगस होने का मतलब हुआ सिमिलर टाइप का होता है ना, ठीक है, विथ फोर्स इन क्या? ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। अब क्या है कि हमको देखना है कि टॉर्क का फॉर्मूला वगैरह सब क्या होगा, तो उससे पहले हम लोग टॉर्क को महसूस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब आप बताइए, कोई भी चीज अगर रेस्ट में है उसका ट्रांसलेशनल मोशन कराना है तो न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ के हिसाब से आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा? फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। फोर्स नहीं अप्लाई करिएगा तो ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा। तो इसका मतलब हुआ कि अगर कोई चीज रेस्ट में है, कैसा है बताइए, ये इसको आप एक रॉड समझिए, ये रेस्ट में है, हमको इसका रोटेशनल मोशन कराना है। तो ट्रांसलेशनल मोशन कराना था तो फोर्स लगाना था ना, रोटेशनल मोशन कराना है तो क्या लगाना पड़ेगा? हमको टॉर्क लगाना पड़ेगा। अगर हमने टॉर्क लगा दिया तो ये रोटेट करेगा, टॉर्क अगर हम नहीं लगा पाए तो ये रोटेट। चलिए कोशिश करते हैं इसको रोटेट करने की। मैंने अपने हाथ से इसको पकड़ा और मैं इधर की तरफ खींचने लगा, ये देखो इधर की तरफ। क्या अच्छा यहाँ ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, मैंने इसको रोटेट करना होगा तो ऐसे रोटेट करेगा, यही ना एक्सिस ऑफ रोटेशन है। मैं इसको पकड़ के ऐसे खींच रहा हूं, ऐसे इधर की तरफ, बताइए क्या ये रोटेट करेगा? इट इज वेरी सिमिलर कि दरवाजा जो होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ दरवाजे का कब्जा है, यहाँ कुंडी बोला जाता है क्या उसको, सॉरी कुंडी तो दूसरा चीज है, हैंडल जो है, अच्छा जो भी है, नहीं हैंडल बोला जाएगा ना, हैंडल बोला जाए। तो कहीं ना कहीं दरवाजे को जब खोला जाता है तो उस दरवाजे का प्योर रोटेशन ही ना होता है। अरे हो गया ना, घर का जो गेट होता है, दरवाजा होता है, उसको जब आप खोल रहे होते हैं तो उसका क्या होता है? प्योर रोटेशन हो रहा होता है। तो आप बताइए कि अगर आप इस हैंडल को पकड़ के इधर की तरफ खींचिएगा तो क्या खुलेगा? ये बोलिए, नहीं खुलेगा। अगर हम इसको पकड़ के इधर की तरफ खींचे तो ये नहीं खुलेगा, यानी कि इसका रोटेशन नहीं होगा। तो अगर इस चीज को मैं ड्रॉ करूं जिसमें मान लो कि यहां पर था एक्सिस ऑफ रोटेशन और बाबू मैंने फोर्स किधर लगा दिया? इधर लगा दिया, तो आपको भी पता है ये रोटेट नहीं करेगा। अब रोटेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब हुआ कि मेरे फोर्स लगाने के बावजूद भी शायद मैं इस पर क्या नहीं लगा पाया हूं, मैं टॉर्क नहीं लगा पाई हूं। अगर मैंने टॉर्क लगा दिया होता तब तो ये रोटेट कर जाता। यानी इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मैं
टॉर्क नहीं लगा। कोई फॉर्मूला हमको नहीं पता है, बस इतना पता है कि रोटेट नहीं किया का मतलब टॉर्क कितना होगा, 0 होगा। चलो कुछ और ट्राई करते हैं हम लोग, ठीक। अब क्या किया, अब मैं इसको ऐसे प्रेस कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, इधर से फोर्स लगा रहा हूँ, रोटेट करेगा ये? नहीं, आप भी सोच रहे होंगे कि सर आप वैसे लगाइए ना जैसे हम लोग सोच रहे हैं। अभी आऊंगा मैं, उस पर आऊंगा, तीसरे। हाँ ठीक है, क्या ये रोटेट करेगा? अरे बोलो यार, नहीं रोटेट करेगा, बोलिए। इसका मतलब हुआ कि इस केस में भी देखो, इस केस में भी जैसे मैंने फोर्स किधर लगाया बताइए, मैंने फोर्स तो इधर ना लगाया है, अरे मैं इधर ना फोर्स लगा रहा हूं। इस केस में भी ये रोटेट नहीं करेगा, कॉमन सेंस वाली बात है, कोई पढ़ाई लिखाई वाली बात नहीं है। इसका मतलब हुआ कि भले मैंने फोर्स लगाया है तो क्या है, भले मैंने फोर्स लगाया है तो क्या है, लेकिन शायद मैं एक बार फिर से क्या नहीं लगा पाया हूं, मैं टॉर्क नहीं लगा पाया। अच्छा हाँ, एक और बात है, चुप हो जाओ। टॉर्क को डिनोट कैसे किया जाता है? टाउ से, टाउ पढ़ा जाता है, TAU, टाउ, ठीक है। ये भी अल्फा बीटा गामा की फैमिली का मेंबर है। टॉर्क 0 होगा, इसीलिए ये रोटेट नहीं कर पा रहा है। अच्छा अब कुछ और ट्राई करते हैं, कोई थोड़ा सा दो ट्राई किया मैंने, मैं फेल हो गया। आप लोग कुछ हिंट दीजिएगा, इसको रोटेट कराना कैसे करें। ये क्या कर रही है? मतलब बोल रही है सर पैसा दीजिएगा तब बताएंगे। अरे मतलब कैसे फोर्स लगाऊं कि ये रोटेट करे, कैसे? अरे इशारा करके बताओ। अच्छा तुम लोग शायद ऐसे बोल रहे हो क्या? अच्छा मैं ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो ये रोटेट कर जाएगा। अच्छा मैं कोशिश करता हूँ, देखता हूँ। हो गया, हो गया। चलो चलो, हो गया, हो गया, ऐसे मत करिए। देखिए इधर देखिए, आपने कहा कि सर आप अगर ऐसे फोर्स लगा देते हैं ना तब ये रोटेट, सही बात है ना। देखिए ना, अगर मैं ऐसे फोर्स लगाऊं तो ये रोटेट नहीं करेगा, तो ये रोटेट कर जाएगा। इसका मतलब देखो, एक मिनट रुको, इसका मतलब हुआ कि इन दोनों केसेस में मैं टॉर्क नहीं लगा पाया था, लेकिन शायद इस केस में मैंने टॉर्क, क्योंकि बिना टॉर्क के तो रोटेट करेगा ही नहीं। हाँ, बिना फोर्स के ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा, बिना टॉर्क के रोटेशनल मोशन। यानी अब की बार टॉर्क 0 नहीं। अब कितना बाद में हम देखेंगे, फॉर्मूला भी हम लोग खुद ही डिराइव करेंगे, लेकिन इतना समझ में आया कि टॉर्क 0 नहीं है। अच्छा रुको, एक चीज मैं और सोच रहा हूं बताना कि वैसे रोटेट करेगा कि नहीं है। अगर मान लीजिए कि मैं जो इस पर फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने ऐसा कर दिया है, ये कर दिया है, तो अगर मैं ऐसा तिरछा फोर्स लगाऊं तो ये रोटेट करेगा? नहीं देखो, इधर खींचने से नहीं हुआ था, इधर खींचने से, ऐसा करने से। तिरछा लगाऊं तो बोलना तो जरा, मैं तिरछा फोर्स लगा दूं तो रोटेट करेगा? कोई आदमी यहाँ धागा बांध के इधर अगर खींचे तो क्या ये रोटेट करेगा? बिल्कुल करेगा, और थोड़ी देर बाद ऐसा सीधा भी हो जाएगा जा। तो हाँ, एक और चीज देखो, मुझको समझ में आ गया, ये ना हम लोग एकदम कॉमन सेंस से सब कुछ देख रहे हैं कि अगर यहां भी फोर्स लगाया जाए, बोलो, तभी ये रोटेट करेगा। तो पता है ये क्यों रोटेट करेगा? क्योंकि इस फोर्स का ना 2 कंपोनेंट होगा। शांत हो जाइए। देखिए, हम एक और फिजिकल क्वांटिटी को थोड़ा सा इसमें इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, वो है आर। क्या है? आर। आर पोजीशन वेक्टर हो गया। सुनो, आर क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर उस पॉइंट का जिस पॉइंट पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और उसके रेस्पेक्ट में जिसके अबाउट आप इसको रोटेट कराना चाह रहे हैं। अरे बोलो यार। हाँ, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन जहां होगा ना, उसको उस पॉइंट से मिला दीजिए जिस पॉइंट पे आप फोर्स लगा रहे हैं, तो उसको आप क्या बोलिएगा? आर बोलिएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस केस में आर और एफ के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री है। माने थीटा की बात की जाए तो वो कितना होगा? 0 डिग्री। अच्छा, इस केस में अगर आर ड्रॉ करोगे तो बाबू ऐसा होगा, और एफ तो इधर ना है, आर देखिए इधर है और एफ किधर है? इधर की तरफ है। तो इस केस में थीटा इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 180 डिग्री आ रहा है। इस केस में थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा? तो अगर मैं आर की बात करूं तो आर तो बाबू ऐसा होगा, यही पे ना फोर्स लगाया तुमने, दोनों के बीच का एंगल कोई बात नहीं है,
दो हेड एक जगह हो तभी छोटा वाला एंगल आंसर होता है। तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री। लेकिन इस केस में अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ आर और एफ के बीच का एंगल कितना है, तो आर और एफ के बीच का एंगल यही ना होगा। अरे यार, जैसा मान लो कि मेरा मन किया पता नहीं क्यों ऐसा कि मैं इसको मानू थीटा, तो बताइए आर और एफ के बीच का एंगल कितना होगा, बोलिए। 180 माइनस थीटा हो जाएगा। अब देखिए, मैं आपको जब पहली बार जीवन में वेक्टर पढ़ा रहा था ना, तो मैंने कहा था कि आज से लगभग 4-5 महीने के हम लोग टॉर्क पढ़ रहे, तो उस समय ना मैं आपको आर दूंगा और मैं आपको एफ दूंगा। अब वो लेक्चर अगर पता नहीं रिकॉर्डेड था कि नहीं, वो होगा तो जाके ये चीज ध्यान से सुनिएगा। ये मैंने बोला था कि उस केस में मैं आपको आर दूंगा और मैं आपको एफ दूंगा, और मैं आपसे पूछूंगा बताइए आर और एफ के बीच का एंगल क्या है। तो आपने जो भी आंसर दिया था उस समय, चूंकि नया नया ताजा मैंने पढ़ाया था, वही आंसर दिया था। तो मैंने कहा था कि लेकिन तुम देखना उस दिन मैं पूछूंगा तुम गलत बताओगे, तो तुमने कहा था नहीं सर हम लोग गलत नहीं, एकदम सही, जो अभी आज बता रहे वही बताएंगे। और देखिए आज मैंने पूछा और आपने फिर गलत बताया। आर और एफ के बीच का एंगल क्या है, 180 माइनस थीटा ही ना होगा, क्या होगा। अब इतना पैंतरा बांधने के बाद तो आंसर सही आ ही जाएगा। 180 माइनस थीटा थोड़े होगा रे बाबू रे। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हम तभी देख पाते हैं जब या तो दोनों का टेल एक जगह हो, ना तो दोनों का हेड एक जगह हो। अरे बोलो, और क्या लग रहा है, यहाँ ठीक था, यहाँ दोनों का हेड एक जगह था इसलिए 90 डिग्री बोल दिए थे। यहाँ क्या लग रहा है, दोनों का हेड एक जगह है, दोनों का टेल एक जगह है, नहीं है। तो क्या करें, या तो दोनों का टेल एक जगह करिए, नहीं तो दोनों का हेड एक जगह करिए। तो अभी इस आर को उठा के लेके जाइए इधर, तो बताइए आर हो जाएगा ऐसा, ए बोलो एफ हो जाएगा ऐसा। दोनों के बीच का एंगल कितना आएगा, तो यहाँ पर आर और एफ के बीच का एंगल थीटा है, ना कि 180 माइनस थीटा है। ये नहीं समझ में आया, हाँ ठीक है। तो सुनो, अब क्या है ना बाबू कि मैं पूछ रहा था आपसे कि आखिर ये रोटेट क्यों करेगा। पता है क्यों करेगा, क्योंकि फोर्स का दो कंपोनेंट आएगा। एक कंपोनेंट देखो इधर की तरफ आएगा, इधर की तरफ कितना होगा बताओ, एफ कॉस थीटा, ये तुमको समझ में आया। और एक कंपोनेंट बाबू ऊपर की तरफ आएगा, ये कितना होगा, एफ साइन, ये तुमको समझ में आया। तुम बताओ वो कौन सा फोर्स का कंपोनेंट है विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स रोटेशन। ये वाला समझ में आया। ये बर्बाद हो गया, ये इसका कोई रोल नहीं आएगा इसको रोटेट कराने में। रोल बस किसका आएगा, इसका आएगा। ये समझ में आया, अरे बोलो जल्दी। चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या है, कोशिश करते हैं हम अपने से टॉर्क का फॉर्मूला डिराइव कर लें, जैसा हम लोगों ने अपने से वर्क का फॉर्मूला नहीं डिराइव कर लिया था, एफ डॉट एस कैसे आया था, वही हम लोग कोशिश करेंगे। तो दिमाग में तो ये चल रहा है कि ट्रांसलेशनल मोशन में फोर्स होता है, तो रोटेशनल मोशन में कौन होता है, टॉर्क होता है। अरे बोलो। अच्छा एक और बात है, अगर हम फोर्स ज्यादा लगाएं तो ट्रांसलेशनल मोशन थोड़ा आसान होगा। ऐसा मान लो उस अलमीरे को खिसका के ले जाना है वहां तक, आप बताइए कौन सा मोशन कराना है, ट्रांसलेशनल मोशन, बोलो। हाँ बहुत बढ़िया। तो मान लो एक आदमी अगर पकड़ के खींच रहा है तो ज्यादा आसानी से आएगा, कि दो आदमी पकड़ के खींचेगा तब ज्यादा आसानी। इसका मतलब हुआ कि फोर्स ज्यादा, बोलो क्या, फोर्स ज्यादा तो ट्रांसलेशनल मोशन आसान। ज्यादा फोर्स लगाओगे आसानी से वो चीज ट्रांसलेट करेगा। तो फोर्स अगर ज्यादा, फोर्स अगर ज्यादा तो ट्रांसलेशनल मोशन कैसा, तो व्हाट डज इट मीन, अगर हम इसमें कन्वर्ट करें तो क्या बोलेंगे, टॉर्क। इसका मतलब टॉर्क ज्यादा तो रोटेशनल, बहुत बढ़िया, क्या बात है। टॉर्क अगर ज्यादा हो गया तो रोटेशनल मोशन कैसा हो जाएगा, आसान। ये बात तुमको समझ में आया। अच्छा उल्टा भी तो बोलेंगे, ऐसा भी तो बोलेंगे कि अगर रोटेशन आसानी से हो रहा है, समझ लेना टॉर्क तुमने ज्यादा लगाया है बाबू, टॉर्क तुमने ज्यादा लगाया है, सही है। अब तुम एक बात बताओ, हम लोग टॉर्क का फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं, तो अब टॉर्क ऑब्वियसली इन्हीं सब चीजों के ऊपर ना डिपेंड करना चाहिए।
फोर्स के ऊपर, चाहे इस आर के ऊपर कि आप ये फोर्स कहाँ लगा रहे हैं, इन सब बातों पर डिपेंड करना चाहिए। तो एक चीज तो मेरा देखो कॉमन सेंस ये कहता है कि चूंकि रोटेशन में यही रेस्पॉन्सिबल है, नहीं समझे, तो ये फोर्स जितना ज्यादा होगा, बोलो, फोर्स जितना ये उतनी आसानी से रोटेट करेगा। नहीं समझे? मान लो कोई बहुत भारी दरवाजा, बुलंद दरवाजा, भारी दरवाजा है, 1.5-2 क्विंटल का है, बड़ा साइज है, 50 फीट लंबा है, 100 फीट ऊंचा है कि नहीं, और उसको तुमको खोलना है, तो अगर एक आदमी उसका हैंडल पकड़ के उसको धक्का दे, चाहे उसको खींच, अरे तब वो आसानी से खुलेगा कि 5 आदमी अगर उसको धक्का दे तब वो आसानी से? जाहिर सी बात है, 5 आदमी धक्का देगा वो आसानी से रोटेट करेगा। तो एक चीज देखो मेरे कॉमन सेंस में तो आ गया कि ये वाला जितना ज्यादा होगा उतना ही आसानी से रोटेट करेगा। हे भगवान, और ये आसानी से रोटेट करेगा का मतलब टॉर्क, आसानी से रोटेशन हो रहा है इसका मतलब टॉर्क ज्यादा। इसका मतलब हुआ कहीं ना कहीं टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ साइन थीटा होना चाहिए। समझे नहीं आप? ये फोर्स जितना ज्यादा, बोलो, फोर्स जितना ज्यादा ये उतनी आसानी से रोटेट करेगा। ये जितनी आसानी से रोटेट करेगा समझ लीजिएगा टॉर्क भी उतनी, फोर्स ज्यादा तो ज्यादा, और जब एक ज्यादा हो रहा है दूसरा भी ज्यादा, तो दोनों एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक और मान लीजिए, दरवाजा एकदम कॉमन सेंस वाली बात ये भी है, पे मान लीजिए उसका कब्जा है ना, और दरवाजा ऐसे मान लीजिए खुलता है। आप जो है, अच्छा छोड़ो दरवाजा छोड़ो, चापाकल जिंदगी में चलाए हो, तो चापाकल में भी तो बाबू रोटेशन ही होता है, इसका प्योर रोटेशन होता है। एक काम करिएगा, आप यहाँ पर हैंडल पकड़ के चलाते हैं, थोड़ा यहाँ पर पकड़ के चलाने की कोशिश करिएगा। नहीं, ऐसा नहीं है कि रोटेट नहीं करेगा, बहुत मुश्किल से रोटेट करेगा। ओ माय गॉड, कभी जिंदगी में चलाए हो चापाकल? कितने लोगों ने नहीं चलाया है आज तक? अच्छा ठीक है, तो ये चीज जाके इधर भी चापाकल है, तो करने की कोशिश करिएगा। आप जितना, सुन लो, जितना दूर फोर्स लगा रहे हो, जितना दूर फोर्स लगा रहे हो, ये उतनी ही आसानी से ना रोटेट कर रहा है। फोर्स लगाओगे तो बहुत मुश्किल से रोटेट करेगा। चाहे चापाकल अगर अवेलेबल नहीं है तो नॉर्मल कोई दरवाजा है, साथ भी आप ये कर सकते हैं। दरवाजा का हैंडल यहाँ ना दिया होता है, कोशिश करिएगा कि एक बार थोड़ा सा यहाँ ऐसे फोर्स लगा के इसको खोलें, और कोशिश करिए एक बार यहाँ फोर्स लगा के खोलें। आप कॉमन सेंस यूज करिए और बताइए कब ये आसानी से खुलेगा। अरे यहीं पर आसानी से खुलेगा, यहाँ पे आपको नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा मुश्किल होगा इसको खोलना? ओहो, इसका मतलब हुआ कि हम जितना दूर फोर्स लगा रहे हैं ना, ये उतनी आसानी से रोटेट कर रहा है, इसीलिए चापाकल का हैंडल लगाया जाता है। अरे बोलो ना, इसीलिए दरवाजे का जो हैंडल होता है वो कहाँ लगाया जाता है? किनारे लगाया जाता है, बीच में कहीं नहीं लगाया जाता, सुंदरता के लिए। माने आप तो सोचेंगे ना कि सर सिमेट्रिसिटी के हिसाब से एकदम बीच में लगना चाहिए, वो साइड में कहीं लगा है, ताकि उसको पता है कि जितना दूर आप फोर्स लगाइएगा ये उतनी ही आसानी से रोटेट करेगा। रोटेशन आसान का मतलब टॉर्क ज्यादा। तो एक चीज और देखो, मुझको समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होना चाहिए? आर होना चाहिए। जितना ज्यादा आर, जितना दूर फोर्स लगाएंगे आसानी से रोटेट करेगा ना। चलिए अब ये हो गया, अब इन दोनों को मिल जाए, तो अगर इन दोनों को तुम मिलाओगे, और चूंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही है, तो दोनों ऊपरे रह जाएगा, का मतलब हुआ आर इंटू एफ इंटू ना साइन थीटा। और देखो मैंने तुमसे क्या कहा है, पहली बार जब हम कॉमन सेंस से किसी फिजिकल क्वांटिटी का जन्म करा रहे होंगे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हम कितना लेते हैं? हम 1 लेते हैं। जब पहली बार फोर्स का जन्म हुआ था न्यूटन से सेकंड लॉ में, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हमने कितना लिया था? 1। पहली बार वर्क का जन्म हुआ था, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कितना लिया था? आज जीवन में पहली बार हम लोग टॉर्क का जन्म कर रहे हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कितना लेंगे? हम 1 लेंगे। का मतलब हुआ टॉर्क बराबर हो गया, देखिए, आर एफ साइन थीटा। तो इस तरीके से बिना किसी क्या कहा जाता है, पहले की जानकारी से हम लोगों ने सिचुएशन को एनालाइज करके टॉर्क का फॉर्मूला टाइप कर दिया, आर एफ साइन थीटा। अब आप बताइए, आर एफ साइन थीटा आपको किसी की याद दिला रहा है क्या?
ऐसा कहीं ए बी साइन थीटा टाइप की चीज हम कहाँ देखते थे? अरे तो हम क्रॉस प्रोडक्ट में ही ना देखते थे। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड देगा आपको, लेकिन इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो बाबू आपको लिखना होगा टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस, अरे बी साइन थीटा ए क्रॉस बी का ही ना मैग्नीट्यूड होगा, तो आर एफ साइन थीटा हो जाएगा आर क्रॉस एफ मैग्नीट्यूड। क्लियर है? तो इसका मतलब हुआ कि टॉर्क जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। और टॉर्क का डायरेक्शन अगर आपको है तो आपको आर क्रॉस डायरेक्शन देखना होगा। अरे बोलो तो सब लोग मिलके बोलो। रुको, टॉर्क का फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में क्या होता है? आर क्रॉस। अच्छा, ये आर क्या है? आर है एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूरी पे हम फोर्स लगा रहे हैं। बोलो ना, वो आर हो गया। और एफ क्या है? फोर्स है। सही है, बढ़िया है। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना होता है? आर एफ साइन थीटा। कितना होता है? आर एफ, आर क्रॉस एफ और आर एफ साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर है? चलिए हम 3 केस की बात करेंगे। द पहला केस इज, काहे के लिए उधर हम लोग जाए, इधर हम लोग देख लेते हैं। द पहला केस क्या? अरे पहला केस इज कि जब आर एफ सेम डायरेक्शन में हो, यानी थीटा इज इक्वल टू कितना हो? 0 डिग्री हो, तो उस केस में जब तुम टॉर्क लिखोगे तो क्या लिखो? आर एफ और साइन 0 डिग्री लिखोगे। तुम बताओ ना, साइन 0 डिग्री कितना होता है? तो अब तो ये चीज तो हमको पहले से नहीं पता था। पहले से नहीं पता था कि आर इधर है और एफ भी इधर ही हो जाती है। रोटेट का मतलब टॉर्क। तो ये तो हम कॉमन सेंस कर लिया था कि टॉर्क 0 आने वाला है। अरे बोलो ना। चलो ठीक है, अभी क्या है, दूसरा केस लेते हैं हम लोग। दूसरा केस नंबर क्या बताइए, जिसमें हम थीटा इज इक्वल टू कितना है? 180 डिग्री। तो लिखेंगे टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन 180 डिग्री। वो साइन 180 भी कितना होता है? 0 ही होता है। तो साइन 180 हो जाएगा 0, और बाबू टॉर्क कितना हो जाएगा? और ये चीज भी देखो हमको पहले से पता, बिना फॉर्मूले का हमने बता दिया था कि इस केस में भी टॉर्क आएगा। और देखो फॉर्मूला कि भी 0 ही ना आ रहा है, लेकिन देख इस केस में हमने पता था ना कि टॉर्क 0 नहीं आएगा। तो आइए देख लेते हैं, क्योंकि ये केस है थीटा इज इक्वल टू कितने का? 90 डिग्री का। तो इस केस में अगर तुम टॉर्क निकालोगे तो तुम लिखोगे आर एफ साइन और कितना? 90 डिग्री। और ये ना साइन 90 डिग्री कितना होता है? कितना? 1 होता है। हाँ, तो साइन 90 अगर 1 हो जाएगा तो ये आर इंटू एफ नहीं हो जाएगा। और एक और कमाल की बात बताऊं, कमाल की बात यह है कि साइन 90 की वैल्यू 1 साइन थीटा की सबसे, तो ये कोई मामूली टॉर्क नहीं है, ये सबसे मैक्सिमम टॉर्क है। और देखो ये भी आप कॉमन सेंस से जानते हैं कि इसको अगर बहुत अच्छे से रोटेट कराना है तो आपको कैसे लगाना पड़ता है? अच्छा, तिरछा लगाना पड़ता है। अनपढ़ आदमी भी जानता है कि अगर हम इसको अच्छे से रोटेट कराना चाह रहे हैं तो हमको ऐसे फोर्स लगाना होगा, इस तरीके से। बोलिए क्यों? कि इस पर मैक्सिमम लग सके। बोलो क्या सके? ताकि इस पर मैक्सिमम टॉर्क लग सके और ये आसानी से रोटेट कर सके। ठीक है, तो ये मैक्सिमम देख लीजिए, ये सारी बातें उसमें लिखी हुई हैं। और उसमें ऑब्जेक्ट जो है, अभी ऑब्जेक्ट मैंने रॉड ले लिया है, उसमें ऑब्जेक्ट थोड़ा चप्पल टाइप का देख क्या है। कोई बात नहीं है, ऑब्जेक्ट ही है, रोटेट ही कराना है। ठीक है, एहसास नहीं तुझको मैं प्यार करूं कितना। हो गया बाबू? अच्छा, ये सब तुमने देखा हुआ है। ठीक है, चलो सुनो ध्यान से, देखो इधर, सुनो 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 मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। अच्छा, वो जो ऊपर वाला 2 केस है ठीक लगा दीजिए, कल याद दिलाइए, वो मैं कल बताऊंगा। हाँ, वो खाली ठीक है। उसके नीचे वाला हम लोग सिचुएशन देखते हैं। ठीक है, ध्यान से मान लीजिए, सुनिए, अगर मान रॉड है और मैंने ना बाबू, वो देख
अगर मैंने मान लीजिए इस पर जो फोर्स है कुछ इधर लगाया है, कौन बताएगा कि ये कैसा रोटेट करेगा? अगर इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट बात की जाए तो कैसा रोटेट करेगा? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोलो, नीचे बोल रहा है कैसा रोटेट करेगा? सबको पता है कि अगर पकड़ के इधर खींचा जाएगा तो ये, अगर हम इधर खींचे तो ऐसा ही ना रोटेट करेगा ये, तो कहीं ना कहीं ये रोटेट करने वाला है एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में घूमने वाला है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, इस केस में अगर मैं तुमसे पूछूं कि कहाँ है, यही ना है तुम्हारा। तो इस सिचुएशन में थोड़ा सा चेंज करते हैं हम लोग, शांत रहिए एकदम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। अब की बार फोर्स हम लोग इधर लगा रहे हैं और आर तो तुम इसको ना बोलोगे। देखो मैं बता रहा हूं तुमको, जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई ये सब आपको समझ में आया है? आप यकीन मानिए पूरे 11th 12th की फिजिक्स में सबसे कम समझ में आने वाला अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो वो कौन है? टॉर्क है। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं ना हुआ है, ये आपको समझ में आया ना कि कहां से आया, क्या है ये? बहुत बढ़िया, यही चाहिए हमको बस, और क्या। तो एक्चुअली हम लोगों को नहीं पाता है, हम लोग को फॉर्मूले की तरह हटा दिया जाता है कि टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, चूड़ इतना होता है, डायरेक्शन इधर होता है। लेकिन आपने फील करके ना वो देखा कैसे आ रहा है ये, ठीक। चलिए बताइए बताइए कि ये किधर रोटेट करेगा? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? ऐसा पकड़ के खींचोगे इधर ना रोटेट करेगा ये। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि टॉर्क, अच्छा अगर इसको बोला जाए, क्या बोला जाए? थीटा, और इसको भी बोला जाए तो इतना तो तुमको समझ में आ रहा है ना कि आर और एफ के बीच का एंगल थीटा है। अगर मैं तुमसे पूछूं, क्या पूछूं? हाँ, कि टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो ठीक है बोलो, आर साइन थीटा। इसमें भी टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना होगा? आर एफ और क्या साइन थीटा हो जाएगा, आर एफ साइन थीटा होगा। अब आप बताइए कि टॉर्क का डायरेक्शन किधर होगा, तो उसके लिए हमको आर क्रॉस एफ ना करना होगा। तो ये हो गया आर, और एफ तो ऊपर ना है। अरे इसको पकड़ के अगर हम यहाँ लेके आ जाएं तो बाबू आर इधर है, एफ इधर है, आर क्रॉस एफ कहाँ? बाहर आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है। तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी लिखना होगा, और हमको लिखना होगा, बताइए आपको समझ में आए कि नहीं? आउटवर्ड। बोलिए, इस केस में आप बता सकते हैं कि टॉर्क का डायरेक्शन किधर होगा? तो बाबू आर तो इधर है, अरे आर इधर है, लेकिन एफ नीचे ना है, तो क्या उंगलियां नीचे घूमेंगी? तो उसके लिए आप अपने पूरे हाथ को ऐसे घुमाइए ताकि देखिए आर इधर हो और एफ कहाँ हो? नीचे हो। अंगूठा कहाँ चला गया? अंदर चला गया। तो बताओ आर क्रॉस एफ इस केस में कहाँ आ रहा है? आर क्रॉस एफ इस केस में कहाँ आ रहा है? अंदर की तरफ आ रहा है, ऊपर आ रहा है। आर इधर है, एफ कहाँ है? आर इधर है, एफ कहाँ है? नीचे तो घूमेगा नहीं हाथ मेरा, तो उसके लिए ऐसा रोटेट कराना पड़ेगा। तो आर इधर है, एफ नीचे है, अंगूठा कहाँ चला गया? अंदर चला गया। तो इसका मतलब हुआ इस केस में टॉर्क कहाँ आएगा? इनवर्ड आएगा। टॉर्क कहाँ आएगा? इनवर्ड आएगा। समझ में आया? अब सुनो, क्या है कि जनरली हम लोग इस डायरेक्शन को मानते हैं पॉजिटिव, इस डायरेक्शन को क्या मानते हैं? ऊपर वाले डायरेक्शन को, और नीचे वाले डायरेक्शन को, बाहर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव, अंदर वाले डायरेक्शन को, ये कहाँ आया है? तो हम डायरेक्शन को मानेंगे पॉजिटिव। याद रखिएगा, आउटवर्ड डायरेक्शन को हम लोग मानते हैं, या हम टॉर्क को ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस आर एफ साइन थीटा, प्लस आर एफ साइन थीटा। बोलिए, चलिए इसमें बताइए तो टॉर्क को क्या माना जाए? माइनस आर एफ साइन थीटा। माइनस आर एफ क्या? अब देखो एक कोड हम याद करेंगे, और इसको नॉट ओनली इन 11th क्लास बल्कि हम 12th क्लास में भी याद भी रखेंगे और इस्तेमाल भी करेंगे, और बहुत जगह यूज होने वाला है। आप यकीन मानिए पूरे मैग्नेटिज्म भी जो मैं कोड बताने जा रहा हूं ना, वो यूज होने वाला है। कोड ये है, एंटी
क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अगर चीजें हों तो उसका जो इफेक्ट आता है आउटवर्ड आता है। कहाँ आता है? आउटवर्ड आता है। और आउटवर्ड का मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव। अगर क्लॉकवाइज चीजें हो तो उसका इफेक्ट कहाँ आता है? इनवर्ड आता है। क्या बोल रहे हो? क्या बोला तुम लोगों ने? अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटवर्ड, अगर क्लॉकवाइज है तो क्या? इनवर्ड होता है ना। तो अगर आप ऐसा हाथ वाथ घुमा के देखना चाह रहे हैं तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ये जो फोर्स होगा वो इसको कैसे घुमाने की कोशिश करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज चीजों का इफेक्ट कहाँ आता है? तो आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि टॉर्क का डायरेक्शन किधर होगा? आउटवर्ड होगा। बोलो। और आउटवर्ड का मतलब पॉजिटिव। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव। एक्चुअल में मतलब बाहर हुआ, लेकिन बाहर के डायरेक्शन को हम लोग कैसे दिखा रहे हैं? तो प्लस साइन के साथ दिखा रहे हैं। ये वाला फोर्स कैसे रोटेट करने की कोशिश कर रहा है? क्लॉकवाइज रोटेट कराने की कोशिश कर रहा है। तो बाबू डायरेक्ट याद रखते हो कि अगर चीजें क्लॉकवाइज हो तो उसका इफेक्ट कहाँ आता है? इनवर्ड आता है। और इन का मतलब क्या हो गया? आपका नेगेटिव। सही। चलिए एग्जाम्पल बस करेंगे हम लोग। मान लीजिए ये कोई रॉड है और हमने फोर्स F लगाया और यहां पर भी एक फोर्स लगाया। क्या? बोलो। F ही लगाया, सेम फोर्स लगाया हमने। रॉड फिक्स नहीं है, ऐसा मत समझिएगा कि मैंने यहां पर कांटी ठोका हुआ है। मैंने सेंटर दिखाया है। अरे इस रॉड का सेंटर दिखाया है। ये वाला जो डिस्टेंस है उसको हम लोग R बोल दे तो ये वाला डिस्टेंस भी कितना होगा? R ही होगा। एकदम सेम डिस्टेंस पे हमने दोनों साइड फोर्स लगाया। मैंने तुमसे पूछा कि बताओ F नेट कितना होगा? F कितना होगा? तो कितना है? तो ये अच्छा, ऊपर के डायरेक्शन को हम जनरली प्लस ही ना मानते हैं। हाँ, तो F प्लस कितना हो जाएगा? 2F। अब तुम बताओ नेट फोर्स है कि नहीं है? नेट फोर्स है कि नहीं है? है कि नहीं है? है। कितना है? अगर नेट फोर्स है तो इसका ट्रांसलेशनल मोशन तो होगा। ट्रांसलेशनल मोशन होगा। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि टॉर्क कितना है, तो अगर देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन स्पेसिफाई करके ना दिया रहे तो हम सेंटर ऑफ मास को मानते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हम इसी के अबाउट देखेंगे। हम देखेंगे टॉर्क के अबाउट पॉइंट ओ। सबसे पहले बताइए कि टॉर्क लगाता कौन है? अच्छा, आवाज फ्लक्चुएट कर रहा है क्या बीच बीच में? है ऐसा लग रहा है क्या? कभी इधर से आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है। अगर मैं पूछूं कि टॉर्क कितना होगा तो कुछ टॉर्क ये भी लगा रहा है, कुछ टॉर्क ये भी लगा रहा होगा। अरे बोलो, ये कितना टॉर्क लगा रहा है सबसे पहले बताइए। तो रुकिएगा एक मिनट, पहले प्लस माइनस देख लीजिएगा। बताइए ये इस रॉड को कैसे घुमाने की कोशिश करेगा? बोलो। और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हम पॉजिटिव लेते हैं कि नेगेटिव लेते हैं? पॉजिटिव। याद रखना। डायरेक्शन रहेगा, बाहर आएगा। तब प्लस। और सुनो, आर एफ साइन थीटा फॉर्मूला है, तो आर की जगह तो आर लिख लेंगे, एफ की जगह एफ लिख लेंगे। और साइन 90 ना, क्योंकि आर और एफ के बीच कितना है? 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1 होती है। 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए हो गया। अब इसका टॉर्क देखा जाए तो बताइए ये इसके इस रॉड को कैसे रोटेट कराने की कोशिश करेगा? बोलिए। क्लॉकवाइज ना। और क्लॉकवाइज टॉर्क को हम कैसा मानते हैं? हम लोग नेगेटिव मानते हैं। अगर इस केस देखिएगा, आर इधर है और आर इधर है और एफ है ऊपर है, तो अंदर ना आ रहा है। हाँ, तो उतना मतलब हाथ घुमाने की जरूरत नहीं है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक के हम लोग प्लस माइनस डिसाइड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस आर एफ साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री कितनी होती है? 1 होती है। तो माइनस आर इंटू एफ, हम मिला जुला के टॉर्क कितना आ गया? तो कोई टॉर्क
नहीं लग रहा है, इसका मतलब हुआ ट्रांसलेशनल मोशन तो होगा लेकिन नो रोटेशनल, इसका कोई रोटेशन नहीं हो। सिंपल सी बात, जैसे मान लीजिए ये रॉड है और मैं अपनी इन दो उंगली पे फोर्स लगा रहा हूं ऊपर की तरह, तो इससे मैं लगाऊंगा ऊपर, इससे भी लगाऊंगा ऊपर, और सेम मैग्नीट्यूड का, तो ये रॉड इसी तरीके से ना ऊपर जाएगा। आपको इसका ट्रांसलेशनल मोशन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। पहले यहाँ था अभी वो यहाँ है, तो ट्रांसलेशनल मोशन दिख रहा है। क्या आपको इसमें कोई रोटेशनल मोशन दिखा था? ऐसा कुछ नहीं दिखा था। तो ट्रांसलेशनल मोशन है लेकिन रोटेशनल मोशन नहीं है। ठीक है, नहीं है कि थोड़ा सा बदलते हैं। यह है एफ, ठीक है, इसको आर और इसको भी क्या माना जाए? आर माना जाए। मैं बताओ नेट फोर्स कितना है? नेट फोर्स कितना होगा? नेट फोर्स होगा 0। क्यों होगा नेट फोर्स 0? क्यों होगा? क्योंकि जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना फोर्स नीचे लग रहा है। तो बाकी जो फोर्स ऊपर लग रहा है उसको अगर हम लोग प्लस बोलेंगे, तो जो नीचे लग रहा है उसको हम लोग माइनस एफ ना बोलेंगे। फोर्सेस वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन का भी ख्याल रखना होगा। तो नेट फोर्स कितना हो गया? यानी इसका मतलब हो गया नो ट्रांसलेशनल मोशन। क्योंकि नेट फोर्स है तो कोई ट्रांसलेशनल मोशन, यानी ये रॉड आपको कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाता हुआ नहीं दिखेगा। पिछली बार तो ये आपको जाता हुआ दिख रहा था ना ऐसे ऊपर, है ना, अब की बार नहीं दिखेगा। लेकिन अगर हम टॉर्क निकालें तो बताइए सबसे पहले ये जो फोर्स है वो इस रॉड कैसे घुमाने, कैसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो बताइए इसका टॉर्क पॉजिटिव की नेगेटिव? हाँ, तो पॉजिटिव टॉर्क। और कितना? आर इन, अरे तब तो याद रख लो, अब 90 डिग्री केस तो डायरेक्ट याद रखो आर इंटू एफ है, क्योंकि 90 वैसे भी 1 होता है। तो ये हो जाएगा आर इंटू, हाँ अभी टॉर्क पॉजिटिव की नेगेटिव लोगे। अरे तो ये भी तो एंटी क्लॉकवाइज ही ना घुमा रहा है। ओ तो इसमें भी टॉर्क पॉजिटिव ही आएगा। कितना आ गया? 2r इंटू एफ आ गया। तो टॉर्क 0 नहीं ना है। इसका मतलब हुआ ट्रांसलेशनल मोशन तो नहीं होगा लेकिन रोटेशनल मोशन होगा। और ये देखिए केस है, अब मैं अपनी इधर फोर्स लगाऊंगा, उंगली से इधर फोर्स, फोर्स को रॉड के परपेंडिकुलर भी रखना है, कैसा रखना है, और पर भी रखना है। बताइए रॉड का क्या हो रहा है? सिर्फ रोटेशन हो रहा है कि नहीं? अरे बोलो ना। अब देखिए ना, इस उंगली से मैं इधर फोर्स लगा रहा हूँ, इसे उधर फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये खाली रोटेट ही ना कर रहा है। बोलो, ये अगर मैं इस तरीके से फोर्स लगाऊं ऐसे करके, तो इसका क्या हो रहा है? सिर्फ रोटेशन हो रहा है, कोई ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है। एक्चुअली जब आप कोई ढक्कन खोल रहे होते हैं, लाइएगा, हाँ, कोई ढक्कन खोल रहे होते हैं ना, तो एक्चुअली आप यही केस अप्लाई कर रहे होते हैं। ढक्कन खोलने के दौरान आप क्या चाहते हैं? बोतल उधर जाए, इधर इधर जाए, इधर जाए, कहाँ जाए? बोतल जाए, खाली ढक्कन घूमता रहे। बोलो, तो हम लोग क्या करते हैं? उंगलियों से दबाते हैं, और इससे हम लोग इस नेट फोर्स तो 0 हो, क्या हो, ताकि ये आगे पीछे कहीं ना जाए, लेकिन टॉर्क 0 ना हो। टॉर्क 0 नहीं है, इसीलिए ना ये रोटेट कर रहा है इस तरीके से। बोलो ना। तो ऐसा भी हो सकता है कि टॉर्क 0 लेकिन नेट फोर्स 0 ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि नेट फोर्स 0 हो लेकिन टॉर्क 0 ना हो। ऐसा भी हो सकता है दोनों 0 हो जाए, ऐसा भी हो सकता है दोनों 0 ना। चलिए ठीक है।